नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के दूसरे अध्याय दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें उन्होंने अपने दादी माँ के बारे में लिखा है। बचपन में दादी माँ उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी और बीमार होने पर उसका किस प्रकार से ध्यान रखती थी, उनका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था, ये सारी अपनी दादी की बातें इस कहानी में उन्होंने लिखी है। अब हम पाठ पढ़ते चलेंगे, साथ में इसके कठिन शब्दार्थ भी देखते हुए चलेंगे। ध्यान से इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है और इससे आपको मज़ा भी आने वाला है। दादी माँ जहाँ पर एक कठोर स्वभाव देखने को मिलता है, वहीं उनका एक नरम व्यवहार जो अंदर से दिल की साफ बिल्कुल और परिस्थितियों के अनुसार समझने वाली, ये सारे दादी की विशेषताएं भी हमें देखने को मिलेंगी। कमजोरी है कि अपने पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा अनमना नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की याद देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी ना सोचूंगा उन बातों को। ठीक है, जानो दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर लेखक, जैसा कि ऊपर का अनुच्छेद हमने पढ़ा, इसे पता चलता है कि वह अपने घर से बाहर रहता है। बीसों गर्मी बरसात देखने चुकने के बाद, इसका मतलब ये कि लगभग वो 20 वर्ष का रहा होगा लेखक, और उस समय पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहता है, तो उसे का जो मन है हमेशा उसे अपने घर की याद आती है। उसकी जो शुभचिंतक अर्थात उसके जो मित्र हैं, वो उसे यह याद दिलाते हैं कि छुट्टी आने वाली है, क्योंकि लेखक छुट्टी की बात सुनकर शायद थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता कि अब तो मैं घर जाऊंगा, लेकिन पीठ पीछे उसका दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे कि यह तो बहुत जल्दी घबरा जाने वाला है, हमेशा घर के बारे में ही सोचता है। लेखक ने भी यह तय किया कि ठीक है, अच्छा है, अब मैं कभी ऐसी बातों को नहीं सोचूंगा, और सोचने से मिलता भी क्या है। लेकिन फिर भी उसके सामने ना चाहकर भी वह शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वह छाया किसकी हो सकती है? दादी माँ की, क्योंकि दादी माँ के बारे में ही लेखक ने इसमें लिखा है। अब यहाँ पर आगे लिखता है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना मिले तो बुरा मालूम होता है। मैं भीतर से हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा था, चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ पर इस अनुच्छेद में लेखक अपने गांव को याद करते हुए बताता है कि गांव में मुझे वो सारे क्वार के दिन, क्वार का महीना बच्चों अक्टूबर का हमारा महीना होता है, जिस समय बारिश ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तालाब गांव में चारों तरफ भरे हुए होते हैं, खेतों में धान लहलहा रहे होते हैं, तो उस समय गांव के बच्चे क्या करते हैं कि तालाब में नहाते हैं। वही लेखक कहता है कि अगर सारे मौसम की बात बताता है कि अगर हमें अगहन में, अगहन का मतलब यहाँ पर है, अगहन से मतलब होगा आपका दिसंबर, नवंबर दिसंबर का महीना, उस समय चिवड़ा ना मिले तो कोई बात नहीं। चैत के दिनों में अर्थात मार्च का महीना, उस समय अगर हमें गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि गांव में हर मौसम का अलग अलग खान पान भी होता है। आषाढ़ में आम और जामुन गांव में फल जाते हैं, उस समय खाने को मिलता है, और उस समय नया नया धान हो जाता है नवंबर में हमारा, तो उस समय चिवड़ा खाने को मिलता है। तो ये सब भी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेखक कहता है। लेकिन अफसोस किस बात का है कि क्वार के दिनों में अर्थात अक्टूबर के दिनों में जो झाग भरे गंधपूर्ण
तालाब में अगर नहाने को ना मिले तो बुरा मालूम होता है। लेखक ने बताया कि इसी बात को लेकर के वो अंदर से हुड़क रहा था, वह चिंतित हो रहा था, दुखी हो रहा था। हुड़कना मतलब दुखी होना। 1-2 दिन ही वह नदी में कूदा था, बीमार भी पड़ गया था। और लेखक कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत बीमारी अच्छी लगती है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सोने को मिलता होगा। आप लोगों को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा अगर बीमार हो, और सब लोग आके हाल चाल पूछते रहते हैं, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता ना, इसलिए भी शायद अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि अब की बार भी तो मुझे ज्वर हुआ। ज्वर का मतलब होता है बुखार। बुखार तो बहुत ज़्यादा चढ़ा है, लेकिन लेकिन अब की बार ऐसी कोई चीज़ नहीं। अब की बार लेखक को वो अपनी बीमारी अच्छी नहीं लग रही है। रजाई पर रजाई चढ़ गया और उतरा 12 बजे के बाद, क्योंकि उसका कोई यहाँ पे ध्यान रखने वाला नहीं होगा। घर पे रहता था तो उसकी दादी ध्यान रखती थी, और घर से बाहर है तो उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए भी शायद अब की बार अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसके बाद लेखक क्या कहता है, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती, सन से सफ़ेद बालों, सिर से सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उनके उनके सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी झलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल छोंक के दी कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम तो मिल नहीं गई, कोई बीमारी के घर सीधे आकर बाहर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। यहाँ पर अब लेखक ने अपनी दादी के स्वरूप का वर्णन किया है कि वह जो है गोरी चिट्टी थी, पतली सफ़ेद किनारी वाली धोती पहनती थी। और इसके अलावा जब लेखक बीमार पड़ जाता था तो लोगों से क्या कहते, उसे पीपल की छाल छोंक करके दी कि नहीं, और कोई बाहर आके तो चला तो नहीं गया। इस तरह से वह घर में 20 लाखों प्रश्न पूछ करके घर वालों को परेशान कर देती हैं। आपके घर भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इस बात की चिंता होती है, करते तो कुछ नहीं लेकिन चिंता ज़्यादा होती है कि कहीं बच्चे को बीमार हो गई तो उसे किस तरह से उसका इलाज करना है, क्या करना है। घर वालों को आदेश देते रहते हैं, अपने नहीं करते, लेकिन क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाता है कि कौन सी बीमारी में क्या देना चाहिए। यहाँ पर दादी माँ ने भी बताया कि जो है पीपल की छाल, यह भी हमारी दवा में काम आता है। इसके अलावा मूंग की दाल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो एकदम मिल तो नहीं गई, इस बात की भी चिंता उन्हें होती थी कि एकदम मिल तो नहीं गई, बहुत अच्छे से अगर मिल जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बीमार तो वैसे ही खाना कुछ नहीं अच्छा लगेगा, और जब एकदम गल जाएगी तो और भी नहीं खा पाएगी, इसलिए भी दादी को चिंता होती रहती थी। इस तरह के वो लाखों प्रश्न घर वालों से पूछ कर घर वालों को भी परेशान कर देती थी, लेकिन दिल से अच्छी थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म के दवाओं के नाम याद थे। गांव में कई बार बीमार होता कोई उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री साथ खत्म हो जाता, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर आकर नाड़ी देख जाता है, और कुनैन मिक्सचर शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर ना जाने क्यों बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहा है, इसके पहले उसने क्या कहा था कि मुझे जब थोड़ा बहुत बुखार होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुखार अब भी होता है, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि अब उसकी दादी माँ उस तरह से ख्याल रखने वाली नहीं है। दादी माँ की बताया कि वो अपने अनुभव से उन्हें बहुत सारी बीमारियों के नाम भी याद होते। अपने घर की ही देखभाल नहीं करती, बल्कि गांव में भी अगर कोई भी बीमार पड़ गया तो वो वहाँ पर जाकर, वहाँ भी उसका वही काम था। क्या करती? सबसे पहले हाथ छूती और माथा छूना, पेट छूना, भूत से लेकर मलेरिया तक, सारस से लेकर निमोनिया तक
अनुमान और विश्वास के साथ ही बता देती कि उसे कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा चाहिए। सफाई तो कोई दादी सीखे, बीमारी में सफाई का विशेष महत्व होता है। घर वालों को वो बताती हैं कि इसका तकिए का गिलाफ बदला गया कि नहीं, और बच्चे को खाना दिया गया कि नहीं, ये सारी चीज़ें दादी पूछा करती थी। लेकिन आज लेखक क्या कह रहा है कि आज भी मैं बीमार होता हूँ तो नौकर मुझे पानी दे जाता है। मेस महाराज, महाराज का मतलब जो खाना बनाने वाला होता है, वो अपने मन से खिचड़ी या साबू पका के दे जाता है। और डॉक्टर आता है, वह भी नस देख करके चला जाता है। कुनैन मिक्सचर, कुनैन से मिक्स ये बुखार की दवा होती है, वह भी देख के चला जाता है। उसके तिताई, उसके तीखेपन से ही बुखार भी भग जाता है। पर ना जाने क्यों बुखार बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक को बुखार बुलाने का जी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब पहले बीमार पड़ता था तो क्या होता था कि उसकी दादी उसके पास दिन रात बैठी रहती थी और 20 बार उसके नब छूती थी, पूछती थी अच्छा हुआ कि नहीं, और पूरे घर वाले उसके आगे पीछे घूमा करते थे। तो ऐसे में उसे अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या है, आज कोई उसके पास पूछने वाला भी नहीं है। नौकर आता है, पानी दे के चला जाता है, खाना दे के चला जाता है, डॉक्टर आता है, एक बार नब्ज देख के चला गया। तो दिन भर वो बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो जाता है। इसलिए शायद लेखक को अब बुखार आना अच्छा नहीं लग रहा है। अब दादी की दूसरी बात उन्हें कौन सी याद आती, यहाँ पे तो उन्हें ये बातें याद आई कि जब मैं बीमार पड़ता था तो उस समय दादी क्या करती थी। अब दूसरी बात यहाँ पे याद आती है लेखक को, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन घर जैसे सारा काम पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोज का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब का मतलब होता है देर। अगर किसी चीज़ में वो नहीं बताती थी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लोग उनका इंतज़ार करते थे, क्योंकि बिना पूछे उनसे कोई काम नहीं कर सकते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंखों में शर्म है कि नहीं। मांगने का समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी से एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने में, फसल दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर इस तरह से लेखक ने देखा कि आज दादी माँ किशन भैया की शादी की बात उसे याद आती है कि किशन की भैया की जब शादी थी तो उस समय दादी उत्साह के साथ घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। घर में कोई भी काम होता था तो बिना दादी की अनुपस्थिति की कोई काम नहीं हो पाता था, इसलिए वो नहीं जाती थी। कहीं कुछ काम लग जाए तो मुझे बुलाना ना पड़े लोगों को। अगर पड़ोसने कभी आती कि अब तो बाहर नहीं दिख रहे हो, क्यों नहीं आते, तो क्या बताती कि मैं अगर घर में काम ना करूं तो मेरे बिना एक भी काम ना हो। जबकि सारे लोग जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती हैं, बल्कि वह सिर्फ बताती रहती हैं। और एक जो देखा उन्होंने कि एक औरत खड़ी है उनके सामने, वो गिड़गिड़ा रही है, उसका नाम है रामी चाची। रामी चाची को वह डांट रही हैं, उसके ऊपर बिगड़ रही हैं। क्या कर रही हैं कि ये धन्नो, तुम सूद के रुपए आज ही दे दो, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है। सूद के रुपए दादी ने दे रखा होगा। उस समय सूद का मतलब होता है ब्याज पर लोग पैसे दे देते थे और उसके बदले में उसे दूना पैसा देना पड़ता। जैसे किसी को काम लगा, हम आज भी बैंक से लोन लेते हैं, तो उस समय क्या होता था कि जो गांव में ज़मींदार लोग होते थे या फिर जिनके पास पैसा होता था, वह दूसरे को ब्याज पर पैसे दे देते थे, और जब उनके पास पैसे हो जाते थे तो ब्याज सहित वापस लौटा देते थे। तो दादी माँ ने भी ऐसा ही किया होगा। दादी माँ ने रामी चाची को ब्याज पर पैसे दिए होंगे, और वह अब यह बोलने आई थी कि मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊँगी। पहले उसने कहा था कि जब फसल कटेगी तो हम पैसे दे देंगे, उस समय भी नहीं दिया, और फिर दोबारा यह बोलने आ गई कि अभी मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। नाक रगड़ना मतलब उनसे विनती करना। नाक रगड़ना का मतलब होता है विनती करना। विनती कर रही थी कि अभी मैं नहीं दे पाऊँगी, धन्नों की शादी है। तो दादी माँ बिगड़ जाती हैं और कहती हैं कि तुम हमेशा यही कहती हो कि अब नहीं दूँगी, अब नहीं दूँगी, क्या तुम्हारे लिए दोबारा फसल कटेगी। दादी के इस बिगड़ते हुए रूप को लेखक ने देखा, वो भी उसे याद आ रहा है। अब रामी चाची क्या बोलती, दूंगी मालकिन,
रामी चाची की रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी चाची बोलती है कि मालकिन मैं आपके पैसे दे दूंगी, अब मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप मुझ पर दया नहीं दिखाएंगी तो मेरी बेटी का निस्तार मतलब विदाई। विदाई कैसे होगी? निस्तार का अर्थ है विदाई या घर से निकलना। दादी माँ गुस्से में आ जाती, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने अपने अप्रिय प्रसंग हटाने के लिए गरज से कहा, बेचारी गरीब गरीब है, दे देगी कभी। लेखक भी उसमें बोला कि अरे दादी जाने दो, गरीब है कभी तो दे देगी। लेखक ने ये सोचा कि ये दादी का गुस्सा शांत हो जाए, उसने देखा था दादी बहुत गुस्से में है। लेकिन दादी फिर बोल पड़ी, चल चल, चला है समझाने। दादी और भी गुस्सा में भड़क गई। अगर हम किसी बड़े बुजुर्ग के बीच में बोल देते हैं तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। दादी के साथ भी ऐसा हुआ, दादी और गुस्से में आ गई और बोली, चल चल, चला है समझाने। मतलब लेखक अब बताता है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भला भगवान करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। रोज उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ पर दादी के मृदुल स्वभाव का वर्णन लेखक ने किया। आपने ऊपर देखा कि धन्नो को पैसे के लिए उस दिन डांट रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब लेखक अपने गांव में जा रहा था तो उससे धन्नो चाची मिलती हैं और उससे बताती हैं कि तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने हमारे सारे सूद के रुपए वापस कर दिया, माफ़ कर दिया, और इसके अलावा हमें 10 रुपए का नोट दे कर के भी गई, और उन्होंने बोला कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, मजाक ना बने। जैसे बेटी, लोग कहते हैं कि इज्जत की सवाल होता है, जब बारात आती है तो गांव की पूरे इज्जत का सवाल होता है, तो उस की इज्जत में कोई कमी ना है, इसलिए उन्होंने 10 रुपए भी दिए थे। और लेखक ने फिर पूछा उन्हें कि तुम्हें डांट रही थी उस दिन, तो क्या तर्क देती है कि अगर बड़े लोग पैसे देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मन ही मन इस तर्क पर लेखक हंसते हुए आगे चला गया। अब लेखक को दूसरी बात याद आती है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममाई भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्राह्मण एक मनसा होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि रत जगह ये गाँव में जब सारे आदमी लोग बारात चले जाते हैं तो औरतें रात भर अपने मनोरंजन के लिए एक खेल खेलती हैं, जिसमें पति पत्नी की शादी हो, जिसमें शादी करते हैं, उसके बाद बच्चे तक के होने तक का वो खेल करते हैं, जिसे रत जगह खेल बोलते हैं। तो उस समय लेखक बताता है किशन भैया की शादी में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो बारात नहीं जा पाया था, घर पर ही रुका था। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की कि ये लड़का है, यहाँ पर क्या होगा। तो दादी माँ ने क्या कहा कि लड़का और ब्राह्मण एक ही होता है, लड़के से क्या पड़ता, उसे कुछ नहीं पता, चलो तुम लोग करो अपना काम। उसके बाद लेखक कहता है, मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भड्डा फोड़ हो गया। लेखक को दादी ने तो एक चारपाई पे सुला दिया था, लेकिन
उसको नींद नहीं आ रही थी, सारी बातें सुन कर के उसको हँसी आ रही थी। जब भाभी ने कुछ ऐसी मजाक वाली बात की होगी कि लेखक ने हंस दिया और भंडा फोड़ हो गया, मतलब उसकी बातों का पता चल गया कि ये जग रहा है, ये सो नहीं रहा। देबू की माँ चादर खींच ली, कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ गई, लड़के से क्यों लगती है। देबू की माँ ने चादर खींच ली और बड़ा बच्चा उसको करे कि ये कौन बच्चा है, ये शायद दूध के लिए रो रहा है, इसको दूध पिला दूँ, मतलब उसके साथ भी मजाक करने लगी। तो दादी माँ बिगड़ खड़ी हुई और उन्होंने बोला। उसके बाद देबू की माँ रुक गई होंगी। दूसरे दिन की बात बताता है। सुबह सुबह रास्ते में देबू की माँ बोली, कल कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा, दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। लेखक भी कम नहीं था, वो भी देबू की माँ से मजाक बोला, अरे भाभी मैं वही हूँ कल वाला बच्चा। उसकी माँ ने जब उसे पकड़ा होगा तो वह दादी माँ के पास जाके छुप गया। मतलब दादी माँ उसके लिए एक दीवार के समान थी, उसकी जो भी गलतियाँ करता था तो उनके सामने वो आके छिप जाता था। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान मतलब उसको माफ़ कर देते लोग, क्योंकि दादी माँ के सामने कोई लेखक पर या किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कौन सा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। परिस्थितियों का वात्य चक्र, यहाँ पर लेखक ने अब दादी माँ को बताया कि परिस्थितियों का वातावरण किस तरह से बदलता है, कैसे मनुष्य जीवन में सुख दुख में अपना व्यवहार करता, इसे दादी माँ खूब जानती थी। इसके बारे में बता। दादाजी की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती थीं। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा उन्हें जो स्वयं धोखा दे दिया, वे सदा उनके आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाली, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डावाडोल कर दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति का व्यय किया। वह घर की ही तो नहीं, यहाँ पर लेखक ने बताया कि उसकी दादी स्नेह प्रेम और ममता की मूर्ति के समान थी और परिस्थितियों से किस तरह से सामना करना है दादी को यह अच्छी तरह से पता था। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी हमेशा उदास रहती थी। उन्हें यह संसार धोखे की टट्टी, मतलब संसार एक धोखा दिखता था। उन्हें विश्वास संसार से उठ गया था, क्योंकि जब दादाजी थे तो ये कहते थे कि मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे पहले ही वो चले गए। बिल्कुल दादी अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। और जो गांव वाले थे, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों, इसका मतलब ये चापलूस दोस्त, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त मतलब चापलूस लोग, कि जो आपके मुंह पर कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे कुछ और कहेंगे। यहाँ पर मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी श्राद्ध में जो लेखक के पिताजी थे, अतुल धन संपत्ति जो थी, अतुल मतलब बहुत ज़्यादा जो संपत्ति उन्होंने उनके श्राद्ध में खर्च कर दिया, जिसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ सन्नाटा, पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखे थे। मैंने बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उनकी आंखें गीली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैं उनसे स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ के बारे में लेखक ने बताया कि जो हमेशा दूसरों के सामने खुश रहती थी, लेकिन वह अंदर से बहुत दुखी रहती थी। माघ का महीना मतलब जनवरी का महीना, ठंडी का समय था। उस समय एक दिन लेखक ने क्या देखा कि दादी माँ अपनी संदूक पर एक दिया जला कर के चुपचाप बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहा है। लेखक यह देख कर के जब धीरे से बोलता है, दादी माँ
तो उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पर बच्चा कोई बैठा है, तो वो अचानक से उसको बोलती हैं, अरे तू भी यहाँ बैठा है। तो लेखक कहता है कि दादी माँ, क्या मैं एक बात पूछूं, आप मुझे बताओगे? दादी स्नेह की मूर्ति तो थी। दादी ने बोला, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया है ना, चल चल चल, धोती तो बदल लूँ। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने सुबह देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर अपनी एक चमचमाती चीज़ निकाली। तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे उस दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यहाँ पर दादी माँ ने लेखक को कुछ नहीं बताया कि वह दिया जलाकर क्या करना चाहती हैं। लेकिन दूसरे दिन जब लेखक ने देखा कि पिताजी और किशन भैया उदास होकर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब कैसे काम चलेगा, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं, और जिन्होंने उधार पैसे लिए हैं वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो दोनों लोग इस बात पर उदास थे। तो दादी माँ जाकर उनसे बोलती हैं कि तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, मैं अभी जिंदा हूँ। दादी माँ अपने संदूक से निकालकर एक चमचमाती हुई चीज़, सोने का कंगन उन्हें देती हैं और बताती हैं कि मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, ये तुम्हारे वंश की निशानी है। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे उसे पोंछ करके। वो कहती हैं, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा सोचने का मतलब कि वह सिर्फ वर्तमान में ही नहीं जीते थे, बल्कि आने वाली परिस्थितियों से उन्हें किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना है, इसके लिए भी वह तैयार रहते थे। इसीलिए दादी ने भी अपने सोने के गहने संभाल के रखे थे, जो उन्हें कभी भी काम आ सकते थे। सचमुच मुझे दादी साप भ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया में विलीन हो गई। लेखक अब तक अपनी दादी माँ को याद कर रहा था, याद करके ही ये सारी बातें उसने लिखी थी। अब कह रहे, सचमुच में सांप भ्रष्ट ऐसा लग रहा है कि जो सांप से मुक्त हो। धुंधली छाया में विलीन हो गई, वह धुंधली छाया खो गई। पहले लेखक ने बताया ना कि हमारे सामने एक धुंधली सी छाया आके खड़ी हो जाती है, तो वो छाया उनके सामने जो थी वह मुझे सांप भ्रष्ट, जो सांप का विनाश कर देने वाली देवी सी लगी। और वह छाया अचानक से विलीन हो गई, खो गई। वह छाया छिप गई या खो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। लेखक सो रहा था, यह सब कुछ वह सोच रहा था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतार धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी नहीं रही? यहाँ पर इस कहानी में देखा कि लेखक को यह किशन भैया का पत्र मिला कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं। यह पत्र देख कर के ही वह, जो ऊपर आपने पढ़ा कहानी में, ये सारी बातें सोचने लगा। उसे क्रम से दादी की सारी बातें याद आने लगती हैं कि जब वह बीमार पड़ता था तो किस तरह से दादी माँ उसकी देखभाल करती थी। दूसरा, उसे किशन भैया की शादी का दृश्य याद आता है कि उस समय वह घर का सारा काम लगता था अपने सिर पर रख लिया है। और उसके बाद जो रात में नाच नृत्य गीत हुआ था औरतों का, उस समय दादी माँ ने किस तरह से लेखक को देवू की माँ से बचाया था। और उसके बाद उन्हें वह भी दृश्य याद आने लगता है कि जब किशन भैया और उसके पिताजी उदास थे तो उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सोने के कंगन दे दिए थे। तो ये सारी बातें लेखक को क्रम से याद आने लगती हैं, और लेखक को दादी माँ के बारे में यह सुनकर कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं होता है। हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं, अचानक से अगर हमें वो चीज़ पता चले तो हम भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। जब इस दुनिया में कोई नहीं रहता तो उसे हमें सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, एक एक चीज़। दादी माँ या नानी माँ, कोई भी हो, सबको दुनिया में सबको प्रिय होती हैं।
अपनी दादी, अपनी नानी और उनकी वो सारी अच्छी बातें हमें याद आती हैं। दादी माँ के पास कितने सारे अनुभव थे, वह पचासों दवाइयों के नाम जानते थे, हाथ छू कर के ही बता देती थी कि इसे मलेरिया है, इसे हैजा है या फिर भूत भवानी है, तो वो भी बता दिया करती थी। मतलब ये क्या है, एक अनुभव ही होता है। तो दादी माँ का यहाँ पे हमने स्वभाव पढ़ा किस तरह का था। अब हम यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उस प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेखक ने अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातें याद आई। दादी माँ को तो याद किया ही लेखक ने, आपने पढ़ा। और किन किन बातों का, दूसरा क्या था, उसे अगर तालाब में नहाने को ना मिले वो सारी चीज़ें याद आई ना। और आषाढ़ में आम जामुन खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, चैत में अगहन में चिवड़ा ना मिले तो कोई बात नहीं, चैत में गुड़ पट्टी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अधिक क्या याद आता है, कुआर में नहाना अगर उसे तालाब में ना मिले तो वो उसे बहुत ज़्यादा खलता है। यही था ना। और एक प्रसंग याद आता है कि जब वह किशन भैया की शादी में बारात नहीं गया था तो देबू चाची ने किस तरह से उसके साथ मजाक किया था। ये सारी चीज़ें, बचपन की बातें उसे याद आती हैं। दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने अपने घर की अतुल धन संपत्ति उनके श्राद्ध में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यह तो बेटा आप अपने आप से लिख सकते हैं, आपको कौन सा स्वभाव अच्छा लगता है ना। इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल कर सकते हैं कहानी को पढ़कर। कहानी से आगे, कहानी में महीनों के नाम जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा होता है यह आप अपने मम्मी पापा से पूछकर आसानी से लिख सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप आसानी से इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।